हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा एंड द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो अभी रिसेंटली मेरे फाइनल ईयर एमबीबीएस के एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा फाइनल ईयर एमबीबीएस का एक्सपीरियंस कैसा था एग्जाम का। एग्जाम में किन चीज़ों में मुझे ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, कैसा ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि एमबीबीएस के आप किसी भी ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, आपने सुना होगा एमबीबीएस का फाइनल ईयर काफ़ी चैलेंजिंग होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो काफ़ी बड़े बड़े मेजर मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, साथ में कुछ माइनर छोटे सब्जेक्ट होते हैं। साथ में आपको क्लिनिकल स्किल्स पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से फाइनल ईयर एक चैलेंजिंग होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने क्या क्या चीज़ें करी और कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ मेरे को फेस करनी पड़ी एग्ज़ाम के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस की फॉर्म में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बता देता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट के अगर मैं बात करूँ तो देखो, एमबीबीएस में आपका फाइनल ईयर के एग्जाम पूरे 3 महीने चलने वाले हैं। 3 महीने में क्या होगा, सबसे पहले आपका प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, प्री यूनिवर्सिटी के थ्योरी एग्जाम होंगे, फिर प्री यूनिवर्सिटी के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, फिर आपको 15 से 20 दिन का गैप अमूमन मिलता है। हमको थोड़ा ज़्यादा मिल गया था, 1 महीने का टाइम मिल गया था हमको बीच में। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम के सबसे पहले थ्योरी होती है, उसके बाद में कुछ दिन का गैप मिलता है, 1 वीक का गैप मिलेगा है। 1 वीक के गैप के बाद में वो कॉलेज वाइज डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल कब होते हैं। तो 1 वीक का गैप हमें मिला था, 1 वीक के गैप के बाद में हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले अगर मैं थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर आऊँ तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आपको पढ़नी होती है स्टैंडर्ड बुक्स, जो मेरे लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत ही मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं। और इतना वास्ट पढ़ना वही स्टूडेंट पढ़ सकता है जो थ्रू आउट पूरा ईयर पढ़े बुक को, स्टैंडर्ड बुक्स को। तो वो पढ़ना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इसके लिए मैंने अपने पिछले 5 साल के यूनिवर्सिटी के पेपर्स देखे। इसके अलावा जो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं, मतलब वो पिछले सालों में 10 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने स्टैंडर्ड बुक से देख लिया। ये सारी चीज़ें मैंने थ्योरी के पार्ट के लिए करी, क्योंकि थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान होता है। ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो प्रैक्टिकल्स में फेल होते हैं। इसके अलावा प्रेप लैडर का जो क्वेश्चन बैंक है उसने मेरी काफ़ी मदद करी लास्ट टाइम पे चीज़ों को रिवाइज करने में, क्योंकि थ्योरी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी वास्ट होती है, उसको पूरी तरीके से रिवाइज नहीं करा जा सकता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन बैंक के थ्रू रिवाइज करी, क्योंकि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि आप रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बैंक हेल्पफुल रहा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में जैसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे एक्टिव गाइडेंस के जरिए जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पे मुझे एम्फेसाइज करना था, वो सारे येलो कलर में हाईलाइट हो जाते हैं। इसके बाद में मैं क्वेश्चन के जब सॉल्यूशन पे चलता हूँ, तो जब सॉल्यूशन देखता हूँ तो मुझे जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन था, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलती है। साथ में जो इनकरेक्ट ऑप्शंस थे उनकी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलती है। जैसे ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर सी की और ऑप्शन नंबर डी की भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलती है। साथ में मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जो भी इस टॉपिक की समरी है वो समराइज फॉर्म में, ईजी टू रिमेंबर फॉर्म में मुझे मिल जाती है। प्लेडर के जो इस क्वेश्चन बैंक में ज़्यादातर क्वेश्चन है वो क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करूँ तो फाइनल ईयर एमबीबीएस में प्रैक्टिकल एग्जाम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। उसमें भी सर्जरी का जो प्रैक्टिकल होता है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और बाई लक सर्जरी का प्रैक्टिकल मेरा सबसे पहले था, मतलब मेरे बैच का प्रैक्टिकल सबसे पहले था। 50-50 स्टूडेंट्स को 3 बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। तो जो मेरा बी बैच था उसका प्रैक्टिकल सबसे पहले था। किसी ए बैच और सी बैच का प्रैक्टिकल हमारे बाद में था। तो हमारा प्रैक्टिकल जब सबसे पहले था तो हमको कोई आइडिया नहीं था किस तरीके के एग्जामिनर आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकल होगा। ये चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था। मेजर केस जो मेरे आया था वो वेरिकोज वेन का आया था। जो मेजर केस होते हैं वो आपके वेरिकोज वेन, पीवीडी, अल्सर और मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्निया, ये सारे केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और माइनर केस में 2 केस मिलते हैं जो 25 मार्क्स के होते हैं। मेजर केस 50 मार्क्स का होता है, माइनर केस दोनों मिला के 25 मार्क्स के होते हैं। जो माइनर केस था वो मेरा लाइपोमा था और एक अल्सर का केस था, दोनों केस जो माइनर केस में आए थे। साथ में आपका एक होता है इंस्ट्रूमेंट का वायवा होता है सर्जरी में। जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वार्ड वगैरह में रखे हुए होते हैं और जो सर्जरी में काम आते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट का एक वायवा होता है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स का अलग से वायवा होता है। ऑर्थोपेडिक्स में भी आपको एक केस मिलता है। ऑर्थोपेडिक्स का वायवा अलग से होता है जिसके मार्क्स सर्जरी के अंदर ही आपके ऐड होते हैं। तो इस तरीके से सर्जरी में इतने वायवा होते हैं जो मैंने आपको बताए। सर्जरी का वायवा ऐसा होता है। इसके बाद में जो मेडिसिन पे आ जाते हैं, तो मेडिसिन में भी आपको एक मेजर केस होता है जो 50 मार्क्स का होता है। मेजर केस में मुझे एनीमिया का केस था जो जीआईटी का एग्जामिनेशन करना होता है जिसमें। इसके अलावा 2 माइनर केस थे, एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना था पेशेंट का और दूसरा मेरे को करना था क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन।
ये दोनों 25-25 नंबर के होते हैं, टोटल 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसके अलावा 20 नंबर का आपका ईसीजी, एक्सरे और जो आपकी ड्रग्स होती हैं, इन सभी चीज़ों का आपका 20 मार्क्स का आपका होता है, जो थ्योरी में ऐड होता है, थ्योरी के मार्क्स में आपका ऐड होता है। ये सारा वाइवा आपका 20 नंबर का होता है, छोटा वाइवा। इसके अलावा मैं बात करूँ आगे तो ऑब्स गायनी की मैं बात करूँ तो ऑब्स गायनी में एक वाइवा आपका ऑब्स का होता है, एक वाइवा आपका गायनी का होता है, जिसमें आपको केस मिलता है। डिलीवरी के बाद का मुझे केस मिला था, पोस्ट नेटल मुझे केस मिला था, जिसमें पेशेंट की डिलीवरी हो चुकी थी, उसके बाद का केस था। ठीक है, इसके बाद में एक वाइवा ऑब्स गायनी में आपका इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट आप ऑब्स गायनी में यूज़ होते हैं और साथ में जो भी स्पेसिमेन होते हैं, वो सारी चीज़ों का वाइवा था। इसके अलावा लास्ट जो मेरा प्रैक्टिकल था वो पीडिया का था। पीडियाट्रिक्स में आपको 2 केस मिलते हैं, जो दोनों केस होते हैं वो आपको एग्ज़ाम करना होता है उनका। जैसे मेडिसिन का प्रैक्टिकल होता है ऑलमोस्ट वैसा ही प्रैक्टिकल आपका पीडियाट्रिक्स का होता है। तो 2 केस मिलते हैं जो आपके 15-15 मार्क्स के होते हैं और 10 नंबर का आपका वाइवा होता है, जिसमें अगेन वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो पीडियाट्रिक्स में यूज़ होते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट और जो भी वैक्सीन वगैरह जो पीडियाट्रिक्स में यूज़ होती है, वो सारी वैक्सीन्स रखी हुई होती है, उनसे रिलेटेड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल्स होते हैं। फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल थोड़े से स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशली जो बैक टू बैक प्रैक्टिकल्स होते हैं, हमारे 5-6 दिन के अंदर ही सारे चारों एग्ज़ाम खत्म हो गए थे, तो ज़्यादा गैप नहीं मिला था, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि चीज़ें पढ़ने के लिए समय चाहिए होता है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती है आपको प्रैक्टिकल के लिए। थ्योरी वाले एग्जाम में तो आपको कोई चीज़ नहीं भी आ रही हो तो आप अपने मन से कुछ भी लिख के आ सकते हैं, आसपास का लिख के आ सकते हैं। पर जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जब आपका वाइवा होता है, तो एग्जामिनर को टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर सुनना होता है। तो वहाँ पे आपको घबराहट होती है, क्योंकि चीज़ें आपसे वो कहीं भी पूछ सकते हैं। उस सब्जेक्ट में पूरी बुक में से कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता नहीं क्या आने वाला है। थ्योरी एग्जाम होता है तो उसमें आपको पता होता है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नहीं भी आ रहा हो तो आप आसपास का कुछ लिख सकते हो। ठीक है, आपकी वहाँ पे मुंह पे बेइज्जती नहीं हो रही होती है। जब आपका वाइवा होता है तो वहाँ पे मुंह पे आपकी बेइज्जती हो रही होती है, आपको नहीं आता है तो आपको बुरा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फाइनल ईयर एग्जाम में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, वाइवा भी कंपेरेटिवली ज़्यादा जगह आपको देना होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली मैंने भी ये सारी चीज़ें कुछ कुछ जगह फेस करी, कुछ कुछ जगह चीज़ें नहीं आई, कुछ कुछ जगह चीज़ें मैंने गलत बताई। सबके साथ ये चीज़ें होती है। फाइनल ईयर एमबीबीएस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पर इन सब चीज़ों से ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है, वो आपके एग्ज़ाम 3 महीने के बाद फाइनली कंप्लीट हो चुके होते हैं। वो आपको सबसे रिलैक्सिंग फीलिंग होती है, जब आपने पिछले कुछ दिनों में लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होते हैं। 7 आपके प्री यूनिवर्सिटी के थ्योरी एग्ज़ाम, 4 प्री यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, 7 यूनिवर्सिटी के थ्योरी एग्ज़ाम और 4 यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, टोटल आपके 22 एग्ज़ाम देने के बाद में, पिछले 3 महीने से लगातार एग्ज़ाम देने के बाद में, जब आपको जो सुकून मिलता है वो अनमैचेबल फीलिंग है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में जो फीलिंग होती है वो अनमैचेबल होती है। आपका स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि अब जैसा भी एग्ज़ाम हुआ हो गया, अब रिजल्ट पे देखेंगे जो चीज़ें होती है। तो यार ये मेरा फाइनल ईयर एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था, कैसे मेरे एग्ज़ाम्स गए, कौन कौन सी चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगी, कौन कौन सी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी, क्या क्या एग्ज़ाम में होता है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में। सब्जेक्ट वाइज मैंने जितना हो सकता था बताने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय।